नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से करियर एडुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में इस क्लास में हम देखने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर 6th है, बीए सेमेस्टर 6th एक्चुअली। और जिसका जो मेजर पेपर है हिस्ट्री, इसका जो पेपर है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम आपके सामने उपस्थित है। जी बिल्कुल, आपकी सारी शिकायतें मैं समझ सकता हूँ। काफ़ी लेट है एग्ज़ाम, बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन इस लास्ट मिनट रिवीजन डोज के तौर पे मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आपकी अ, मांगी हुई क्लास को, या फिर आपकी जो वांटेड क्लास है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं इस वन शॉट पे इसको लेके आऊँ, या फिर वन शॉट क्या, ये ऐसा पेपर है जिसको मैं बहुत दिल से पढ़ाना चाह रहा था कि मैं यूनिट वाइज इनकी मैं क्लासेस लेके आऊँ, लेकिन टाइमिंग की शॉर्टेज के चलते सब कुछ ये ऐसा का ऐसा धरा का धरा रह गया, वरना बहुत प्यारा पेपर है। चलिए, टाइम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम सीधा फोकस की बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 के बनने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। यूनिट फर्स्ट में हम देखते हैं डिस्क्राइब द मेन सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करो। यानी कि वो कौन से सोर्स है जो राजस्थान के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं। द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान इज रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, इंस्क्रिप्शंस, पोएम्स, लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स एंड फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट्स। यानी कि राजस्थान के इतिहास का पुनर्निर्माण पुरातात्विक अवशेषों, अभिलेखों, सिक्कों, साहित्य, स्मारकों, चित्रकला और विदेशी यात्रियों ने जो विवरण लिखा है उन सबसे हमें मालूम पड़ता है। दीज सोर्सेज प्रोवाइड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। और ये सारे स्रोत हमें हमारे राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। नेक्स्ट है राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेलियोलिथिक कल्चर इन राजस्थान। यानी कि राजस्थान की पूरा पाषाणकालीन संस्कृति की विशेषताएं लिखिए। द पेलियोलिथिक पीपल यूज्ड रफ स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। पूरा पाषाणकालीन लोग शिकार और भोजन संग्रह के लिए खुरदरे पत्थरों के औजार का उपयोग किया करते थे। They lived in caves and river valleys, dependent on nature for survival and had no knowledge of agriculture and poetry. वे गुफाओं और नदी घाटियों में रहते थे, जीविकापार्जन के लिए या जीविका के लिए प्रकृति पे डिपेंड थे, और उन्हें कृषि और मिट्टी के बर्तनों का ज्ञान नहीं था। यानी कि हम उस टाइम की बात करें जो पेलियोलिथिक काल था। पेलियोजोइक काल था, उसमें केवल पत्थरों के खुरदरे औजार, यानी उनमें भी पेनापन नहीं था, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ था, उसी को यूज़ करते थे। कोई एग्रीकल्चर का, कोई मिट्टी के बर्तनों का, या कोई पोएट्री-वोएट्री का, सॉरी पोएट्री बोल दिया मैंने, इसको पोट्री है, ये मिट्टी के बर्तनों आदि को कोई नॉलेज नहीं था, वो पेलियोलिथिक काल था। फिर आता है व्हाट इज़ द मेसोलिथिक कल्चर? मध्य पाषाणकालीन संस्कृति क्या है? द मेसो Lithic culture was a transitional phase between the Paleolithic and Neolithic periods. मध्य पाषाणकालीन संस्कृति पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच एक संक्रमणकालीन व्यवस्था है। यानी कि जब हम एकदम जड़ से निकल के आज के आधुनिक की ओर घुस रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इनके बीच में जो ट्रांजिशनल फेज था उसे मीसोलिथिक काल या कल्चर कहा गया है। पीपल यूज्ड माइक्रोलिथिक टूल्स, बिगन domesticating animals and practiced फिशिंग, हंटिंग एंड लिमिटेड फूड प्रोडक्शन। इस समय जो लोग थे वो सूक्ष्म पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। पशुपालन करना उन्होंने शुरू कर दिया था, मछली पकड़ना चालू कर दिया था, शिकार करते थे, और सीमित खाद्य उत्पादन भी करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर का नॉलेज आना स्टार्ट हो गया था। मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ द आहड़ कल्चर। आहड़ संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बताओ। द आहड़ कल्चर फ्लोरिश्ड इन सदर्न राजस्थान। यानी कि आहड़ संस्कृति दक्षिणी राजस्थान में विकसित हुई। इट इज नोन फॉर द कॉपर टूल्स, ब्लैक एंड रेड पोट्री, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट सेटलमेंट्स। यहाँ तांबे के औजार मिले, काले लाल मृद भांड मिले, कृषि, पशुपालन और सुव्यवस्थित बस्तियों का यहाँ से पता लगता है, या इसके साक्ष्य यहाँ से मिले थे। इट रिप्रेजेंट्स एन इम्पोर्टेंट चोकोलिथिक कल्चर फॉर दी ऑफ द रीजन। यह क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आहड़ जो सभ्यता या आहड़ कल्चर है वह कौन सी है, तो आप इसमें कहोगे कि ये क्या है, एक ताम्र पाषाणकालीन है, यानी कि चोकोलिथिक कल्चर है। और यहाँ पे हमें काले लाल मृद भांड मिले हैं, तांबे के औजार मिले, कृषि, पशुपालन आदि की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बालाथल। बालाथल का ऐतिहासिक महत्व बताओ।
बालाथल इज एन इम्पोर्टेंट चोकोलिथिक साइट इन राजस्थान। बालाथल राजस्थान के एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। एक्सकवेशंस रिवील्ड हाउसेस, स्टोरेज स्ट्रक्चर, कॉपर ऑब्जेक्ट्स, पोट्री एंड एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर शोइंग द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड रूरल सोसाइटी। यहाँ के उत्खनन में प्राप्त हुआ है, यहाँ पे मकान मिले हैं, भंडारण संरचनाएं प्राप्त हुई हैं, तांबे की वस्तुएं मिली हैं, मृद भांड यानी कि बर्तन भांडे मिले हैं और कृषि के प्रमाण भी मिले हैं जो कि संगठित ग्रामीण समाज के विकास को बताते हैं या दर्शाते हैं। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दी गणेश्वर कल्चर। गणेश्वर यानी कि नीम का थाना वाली बात हो रही है। जो बच्चा नीम का थाना से ये वीडियो देख रहा है उससे मालूम है उसके आसपास का यही सारा। गणेश्वर संस्कृति की क्या संक्षिप्त टिप्पणी बताओ। गणेश्वर वाज एन इम्पोर्टेंट कॉपर एज कल्चर इन राजस्थान। यानी गणेश्वर राजस्थान की महत्वपूर्ण ताम्र युगीन संस्कृति थी, या यूं कहे तो ताम्र युगीन जितनी भी संस्कृति है उसकी जननी कौन है, गणेश्वर सभ्यता ही है। इट वॉज फेमस फॉर कॉपर टूल्स, वीपन्स, पोट्री एंड ट्रेड कनेक्शंस विद इंडस वैली सिविलाइजेशन थ्रू कॉपर सप्लाई। यानी कि यहाँ तांबे के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, मृद भांड मिले हैं। तांबे की आपूर्ति के माध्यम से सिंधु सभ्यता के साथ इसके व्यापारिक संबंधों की भी पुष्टि हुई है। यानी कि जो सिंधु सभ्यता है वो गणेश्वर सभ्यता से जुड़ी हुई है। गणेश्वर सभ्यता से तांबा सप्लाई होता था इंडस वैली में। और इसके अलावा यहाँ पे मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त हुआ है। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कालीबंगा कल्चर। कालीबंगा संस्कृति की विशेषता बताओ। सबसे पहले कालीबंगा का अर्थ जान लो। काली का मतलब क्या होता है, काले रंग की, काले रंग की। और बंगा का मतलब क्या होता है, चूड़िया, बेंगल्स। तो वह सभ्यता, क्योंकि वहां पर काले रंग की चूड़ियां काफी मात्रा में मिली थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम ही क्या पड़ा गया, कालीबंगा। कालीबंगा वाज ए मेजर सेंटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था। इट हैड लैंड स्ट्रीट, फायर अल्टर्स, फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स, ड्रेनेज सिस्टम्स एंड एविडेंस ऑफ लॉर्ड एग्रीकल्चर फील्ड्स। यहाँ सुव्यवस्थित सड़कें, अग्निकुंड, किलेबंद बस्तियां, जल निकासी की व्यवस्था और जुते हुए खेत कृषि के क्षेत्रों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो आप कालीबंगा की ये विशेषता बता सकते हो। हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में ये स्थल पड़ता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। मत्स्य जनपद वाज वन ऑफ द 16 महाजनपद्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। मत्स्य जनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। लोकेटेड इन ईस्टर्न राजस्थान, इट्स कैपिटल वाज विराटनगर। यह पूर्वी राजस्थान में स्थित था और इसकी जो राजधानी है वो विराटनगर थी। यानी कि अगर ये राजस्थान है अपना, तो ये जयपुर या अलवर, तो यहाँ ये जो जयपुर अलवर वाला एरिया है यहाँ पे आपका कौन सा जनपद पड़ता है, मत्स्य जनपद है। इट प्लेड एन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एंड कल्चरल रोल ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। इसने वैदिक काल में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक भूमिकाएं निभाई है। जी हाँ, ये वही विराटनगर है जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि महाभारत काल में अज्ञातवास पांडवों ने यहाँ बिताया था। नेक्स्ट है, हु वर दी रिपब्लिकन ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की गणतांत्रिक जातियां कौन थी। द रिपब्लिकन ट्राइब्स ऑफ राजस्थान इंक्लूडेड दी मालव्स, योद्धे, अर्जुनायन एंड सिविच। यानी कि गणतांत्रिक जातियों की बात करें तो मालव, योद्धे, अर्जुनायन और शिवी प्रमुख थे। दे गवर्न थ्रू कलेक्टिव इंस्टीट्यूशंस इंस्टेड ऑफ हेरिडेटरी किंग्स एंड कंट्रीब्यूटेड टू रीजनल पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। वे वंशानुगत राजाओं के स्थान पर सामूहिक संस्थाओं के माध्यम से शासन किया करते थे और क्षेत्रीय राजनीतिक परंपराओं में योगदान देते थे। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन दी चोकोलिथिक एंड कॉपर एज कल्चर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की ताम्र पाषाणकालीन और ताम्र युगीन संस्कृतियों में अंतर बताओ। यानी नाम से समझ में आ रहा है, ताम्र और पाषाण यानी कि कॉपर के साथ साथ क्या पत्थर वगैरह यूज होना, दैट इज चोकोलिथिक, और केवल कॉपर को ज्यादा यूज में लेना, दैट इज कॉपर एज। द चोकोलिथिक कल्चर यूज्ड बोथ स्टोन एंड कॉपर टूल्स, whereas the copper age culture mainly emphasizes copper technology। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में पत्थर और तांबे दोनों के औजारों का उपयोग होता था, जबकि ताम्र युगीन संस्कृति में मुख्य रूप से तांबे की तकनीक पर बल दिया गया। बोथ कल्चर्स प्रमोटेड एग्रीकल्चर, परमानेंट सेटलमेंट्स, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन राजस्थान। दोनों ही संस्कृतियों ने राजस्थान में कृषि, स्थायी बस्तियों, व्यापार और तकनीकी को बढ़ावा देने का काम किया। अब बात करें सेकंड यूनिट की। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द राजपूत्स। राजपूतों की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। द ओरिजिन ऑफ द राजपूत्स इज एक्सप्लेन्ड थ्रू वेरियस थ्योरीज इंक्लूडिंग द अग्निकुल, फॉरेन ओरिजिन एंड एंशिएंट क्षत्रिय थ्योरीज। राजपूतों की जो उत्पत्ति की व्याख्या है वो विभिन्न विभिन्न सिद्धांतों से बताई जाती है, जैसे अग्निकुल से पैदा होना, विदेशी मूल इनका होना और प्राचीन क्षत्रिय सिद्धांतों द्वारा इनका ओरिजिन होना।
Most historians believe that Rajputs emerged through the assimilation of different warriors group ड्यूरिंग द अर्ली मिडाइवल पीरियड, यानी कि अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि प्रारंभिक मध्यकाल में विभिन्न योद्धा समूह के समन्वय से राजपूतों का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द गुहिल डायनेस्टी। गुहिल वंश पर संक्षिप्त में टिप्पणी बताओ। द गुहिल डायनेस्टी रूल्ड मेवाड़ एंड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। गुहिल वंश ने मेवाड़ पर शासन किया और राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बप्पा रावल लेड इट्स फाउंडेशन while later rulers strengthened the kingdom and defended it against foreign invasions। बप्पा रावल ने इसकी नींव डाली, जबकि बाद के शासकों ने राज्य को सुदृढ़ बनाया और विदेशी आक्रमणों से इसकी रक्षा करी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है गुहिल वंश का संस्थापक कौन है, तो योर आंसर विल बी बप्पा रावल। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ द गुर्जर प्रतिहार्स। गुर्जर प्रतिहारों की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। द गुर्जर प्रतिहार एस्टैब्लिश ए पावरफुल एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। गुर्जर प्रतिहारों ने उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य का स्थापित किया। दे सक्सेसफुली रेसिस्ट द अरब इन्वेंशंस, प्रमोटेड आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड मेड कन्नौज एन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर। उन्होंने अरब आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया, कला और स्थापत्य को संरक्षण दिया और कन्नौज को महत्वपूर्ण राजनीतिक और संस्कृति का केंद्र बनाया। तो आपने देखा जो ट्री पार्टी जो स्ट्रगल था वो गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और एक पाल्स, इन तीन में रहा शायद। पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, वो भी किसको लेकर, कन्नौज को लेकर। तो वो भी आपके सिलेबस में होगा कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द इंपोर्टेंस ऑफ द चाहमान डायनेस्टी। चाहमान वंश के महत्व का उल्लेख कीजिए। द चाहमान्स इमर्ज्ड एज ए मेजर राजपूत डायनेस्टी इन राजस्थान। चाहमान वंश राजस्थान का एक प्रमुख राजपूत वंश था। देयर रूलर्स एक्सपेंडेड देयर किंगडम, एनकरेज कल्चर एंड डिफेंडेड नदर्न इंडिया अगेंस्ट रिपीटेड मुस्लिम इन्वेंशन। इनके शासकों ने अपने राज्य का विस्तार किया, संस्कृति को संरक्षण दिया और उत्तरी भारत को बार बार होने वाले मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षित रखने का भी प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द राजपूत रेसिस्ट द मुस्लिम इन्वेंशंस इन राजस्थान। राजपूतों ने राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणों का किस प्रकार प्रतिरोध किया। द राजपूत स्ट्रांगली रेसिस्ट मुस्लिम इन्वेंशंस थ्रू ब्रेवरी, मिलिट्री स्किल एंड सेक्रीफाइस। राजपूतों ने अपने अदम्य साहस, सैन्य कौशल और बलिदान के माध्यम से मुस्लिम आक्रांताओं को कई बार मिट्टी चटाई है। दे डिफेंडेड देयर फोर्ट्स एंड किंगडम्स, प्रिजर्विंग द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ राजस्थान फॉर ए लॉन्ग पीरियड। उन्होंने अपने दुर्गों और राज्यों की रक्षा करते हुए लंबे समय तक राजस्थान की राजनीतिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखा और इस प्रकार इन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं को पछाड़ा है। अगला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। महाराणा कुंभा वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मेवाड़। कुंभा मेवाड़ के महानतम शासकों में से एक थे। He strengthened the kingdom, constructed many forts and temples and promoted literature, music and architecture। इन्होंने राज्य को सुदृढ़ बनाया, कई दुर्गों का निर्माण करवाया, मंदिरों का निर्माण कराया और साहित्य संगीत प्रेमी होने के साथ साथ ये स्थापत्य कला का प्रेमी था, इसलिए इन्होंने इन सबको संरक्षण भी दिया। जब आप कुंभा की बात करते हो तो कुंभा ने करीब करीब शायद 20 या 30 प्लस फोर्ट इन्होंने बनवाए हैं। तो ये स्थापत्य कला का बहुत बड़ा नाम कुंभा मेवाड़ राजवंश में आता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द अचीवमेंट्स ऑफ महाराणा सांगा। महाराणा सांगा की उपलब्धियां बताओ। सांगा यूनाइटेड मेनी राजपूत रूलर्स एंड एक्सपेंडेड द पावर ऑफ मेवाड़। महाराणा सांगा ने अनेक राजपूत शासकों को एकजुट किया और मेवाड़ की शक्ति का विस्तार किया। He became a symbol of Rajput courage and challenged the growing power of the Delhi Sultanate and Babur। वे राजपूत वीरता के प्रतीक बने और दिल्ली सल्तनत और बाबर की बढ़ती शक्ति को चुनौती दी। जहाँ तक मुझे याद है महाराणा सांगा वही है जिन्होंने 80 गांव होने के बावजूद भी अपना युद्ध संघर्ष जारी रखा। और इस प्रकार तो आप जब इनको पढ़ते हो तो वीरता के लिए आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं, ऐसा इनका रहा है जीवन। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन महाराणा प्रताप स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। महाराणा प्रताप के स्वतंत्रता संघर्ष की व्याख्या कीजिए। प्रताप रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल सुपरमेसी एंड कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल फॉर मेवाड़ इंडिपेंडेंस। महाराणा प्रताप ने मुगल अधीनता स्वीकार करने से इनकार किया और मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा। हिज ब्रेवरी स्पेशली इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी मेड हिम ए लास्टिंग सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड पेट्रियोटिज्म। विशेष रूप से हल्दीघाटी के युद्ध में उनका साहस उन्हें स्वतंत्रता और देशभक्ति का अमर प्रतीक बनाता है। आपको मेरे लिए आपका क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चंद्रसेन्स एफर्ट्स फॉर फ्रीडम।
स्वतंत्रता के लिए चंद्रसेन के प्रयासों पर संक्षिप्त टिप्पणी बताओ। चंद्रसेन ऑफ मेवाड़ अपोज्ड मुगल अथॉरिटी थ्रू आउट हिज लाइफ। मारवाड़ के जो चंद्रसेन है वे जीवन भर मुगल सत्ता का विरोध किया। Despite limited resources, he continued fighting for the independence of his kingdom and became a symbol of resistance. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा और प्रतिरोध के प्रतीक बने। और इनके लिए कहा जाता है ना कि जो चंद्रसेन है इनको मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ के महाराणा प्रताप के नाम से चंद्रसेन जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब महाराजा सूरजमल्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल्स एंड द ब्रिटिश। महाराजा सूरजमल के मुगलों और अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध का वर्णन कीजिए। महाराजा सूरजमल इस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग जाट किंगडम थ्रू मिलिट्री एबिलिटी एंड वाइज एडमिनिस्ट्रेशन। सूरजमल ने अपनी सैन्य क्षमता और कुशल प्रशासन के बल पर शक्तिशाली जाट राज्य स्थापित किया, जिसे आज हम भरतपुर के नाम से जानते हैं। ही अपोज्ड मुगल domination and laid the foundation of resisting the growing influence of the British in North India। उन्होंने मुगल प्रभुत्व का विरोध किया और उत्तर भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव का प्रतिरोध करने की नींव रखी। मेरा आपके लिए क्वेश्चन है कि महाराजा सूरजमल ने कौन सा किला बनवाया था, या कौन से किले से इनका संबंध आता है, भरतपुर से है थे, आगे आप बताओ। अगला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेंट मीरा। संत मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। कौन नहीं जानता मीराबाई को, राजस्थान का हर बंदा हर व्यक्ति मीराबाई के नाम से परिचित है। Sant Mira was a famous devotee of Lord Krishna and leading भक्ति संत of राजस्थान। संत मीराबाई भगवान कृष्ण की महान भक्त और राजस्थान की प्रमुख भक्ति संत थी। Her devotional poems expressed deep spiritual love, equality, and complete devotion, influencing Indian religious and literary tradition। उनकी भक्तिपूर्ण रचनाओं में गहरा आध्यात्मिक प्रेम है, समानता है और पूर्ण समर्पण की भावना व्यक्त होती है, जिसने भारतीय धार्मिक और साहित्यिक परंपराओं को प्रभावित किया है। संत मीराबाई कौन सी भक्ति धारा की संत रही है, कमेंट करके बताइए। ये निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थी या सगुण भक्ति धारा से। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टीचिंग्स ऑफ संत दादू दयाल। संत दादू दयाल की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। संत दादू दयाल प्रीच्ड इक्वलिटी, रिलीजियस हार्मनी एंड डिवोशन टू वन गॉड। दादू दयाल जी ने समानता, धार्मिक सद्भाव और एक ईश्वर की भक्ति का उपदेश दिया। ऐसा नहीं कि आप एक दिन खाटू श्याम जी जा रहे हो, एक दिन सांवरिया जी के जा रहे हो, एक दिन उज्जैन जा रहे हो, एक दिन महाकाल जा रहे हो। जोक्स अपार्ट, दादू दयाल जी कहते थे कि ईश्वर एक है और एक ईश्वर की भक्ति में आप अपना ध्यान लगाइए। ही अपोज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिचुअल्स एंड सोशल इविल्स, प्रमोटिंग लव, सिंप्लिसिटी एंड मोरल वैल्यूज। उन्होंने जाति भेदभाव, आडंबरों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और प्रेम, सादगी और नैतिक मूल्यों के साथ जीवन जीने का संदेश दिया। अगला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन संत धन्ना। धन्ना जाट की अगर आप कहानी सुनते हो, धन्ना भक्त की जब आप कहानी सुनते हो तो आप कायल हो जाओगे धन्ना साहब के कि कितना सिंपल आदमी, कितना भोला आदमी और कितना भक्त आदमी। संत धन्ना वाज ए भक्ति संत नोन फॉर हिज सिंपल फेथ एंड डिवोशन। संत धन्ना भक्ति आंदोलन के संत थे जो अपनी सरल आस्था और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। He believed that sincere devotion was more important than rituals and inspired people through his humble lifestyle। उनका विश्वास था कि सच्ची भक्ति कर्म कांडों से अधिक महत्वपूर्ण होती है और उन्होंने अपने सादगीपूर्ण जीवन से लोगों को प्रेरित किया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ संत पीपा टू दी भक्ति मूवमेंट। भक्ति आंदोलन में संत पीपा के योगदान की व्याख्या कीजिए। पीपा रामानंद जी के शिष्य थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी बता सकते हो। रामानंद के कई शिष्यों में एक शिष्य थे, नाम था पीपा। संत पीपा स्प्रेड, इसका नाम पीपा कैसे पड़ा, यानी कि पी और पा, यानी कि शायद जो रामानंद जी है उन्होंने इनको नाम दिया था कि ये भक्ति का जो ज्ञान है, या यूँ कहे जो भी ईश्वरीय भक्ति है, इसका रस खुद भी पी और लोगों को भी पा, इससे इनका नाम पीपा पड़ा। पीपा वो बजाने वाला पीपा नहीं, कि आप वो समझ लो, पीपा यानी खुद भी पियो और औरों को भी पाओ, इस तरीके से इनका नाम है। संत पीपा स्प्रेड द मैसेज ऑफ डिवोशन, इक्वलिटी एंड स्पिरिचुअल यूनिटी। संत पीपा ने भक्ति, समानता और आध्यात्मिक एकता का संदेश दिया। He rejected social discrimination and encouraged people to attain God through sincere faith rather than external rituals। उन्होंने सामाजिक भेदभाव का विरोध किया और लोगों को बाहरी आडंबरों की बजाय सच्ची श्रद्धा से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया। नेक्स्ट है, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ संत मावजी एंड संत रानाबाई। संत मावजी और संत रानाबाई के महत्व का उल्लेख करो। मावजी एंड संत रानाबाई प्रमोटेड डिवोशन, सोशल रिफॉर्म एंड मोरल वैल्यूज इन राजस्थान। संत मावजी और संत रानाबाई ने राजस्थान में भक्ति, सामाजिक सुधार और नैतिक मूल्यों का प्रचार किया। देयर टीचिंग्स इंस्पायर्ड पीपल टू लीड सिंपल, राइचस एंड स्पिरिचुअलिटी एनरिच्ड लिव्स। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को सरल, धर्मनिष्ठ और आध्यात्मिक जीवन अपनाने की प्रेरणाएं दी।
डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ फोर्ट आर्किटेक्चर इन राजस्थान। ये है ना बात राजस्थान की। राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। द फोर्ट ऑफ राजस्थान आर नोन फॉर स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव वॉल्स, मैसिव गेट्स, वॉच टावर्स, प्लेसेज एंड वाटर रेजवेयर्स। राजस्थान के जो किले हैं वो अपनी मजबूत दीवारों की वजह से, विशाल दरवाजों की वजह से, प्रहरी मीनारों की वजह से, यानी कि जो वाच टावर है, महलों और जलाशयों के लिए प्रसिद्ध है। They reflect military strength, architectural excellence, and the strategic planning of Rajput rulers. वे राजपूत शासकों की सैन्य शक्ति का, स्थापत्य उत्कृष्टता का और रणनीतिक योजना को दर्शाने का एक बेहतरीन काम करते हैं, या यूँ कहे ये इन सब की बातों को दर्शाते हैं कि जो राजस्थान के किले हैं जैसे चित्तौड़गढ़ हुआ, कुंभलगढ़ हुआ, रणथंभौर हुआ, मेहरानगढ़ हुआ, लोहागढ़ फोर्ट हुआ, बहुत सारे ऐसे फोर्ट है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दी स्टाइल्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। मैं चाहता था कि इस क्लास को मैं बहुत लंबी क्लास बनाऊं, वन शॉट बनाऊं, लेकिन क्या करें, चलो कोई नहीं। राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर संक्षिप्त टिप्पणी बताओ। राजस्थानी पेंटिंग इंक्लूड्स मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, बूंदी, कोटा, बीकानेर एंड जयपुर स्टाइल्स। राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, बूंदी, कोटा, बीकानेर और जयपुर शैलियाँ प्रमुख है। दीज स्कूल्स आर नोन फॉर ब्राइट कलर्स, रिलीजियस थीम्स, रॉयल लाइफ एंड फाइन आर्टिस्टिक डिटेल्स। ये शैलियाँ अपने चमकीले रंगों की वजह से, धार्मिक विषयों से, राजसी जीवन और उत्कृष्ट कलात्मक विवरणों के लिए प्रसिद्ध है, जानी जाती है। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो बनी ठनी है, बनी ठनी का जो चित्र है वो कौन सी शैली में बना हुआ है और इसका चित्रकार कौन है, क्योंकि बहुत कॉमन सा सवाल है, मे भी कल आपके एग्जाम में आ भी सकता है, तो आप जरूर याद रखिए। मैं ही बता देता हूँ, बनी ठनी किशनगढ़ चित्र शैली का है और इसको बनाने वाले कौन है, निहालचंद मोरध्वज। मोरध्वज निहालचंद इनके चित्रकार हैं। इसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ शेखावाटी मुराल पेंटिंग्स। शेखावाटी की जो भित्ति चित्रण का है उसका महत्व बताओ। अब देखो, जिस एरिया में हम रहते हैं, आपने देखा होगा नवलगढ़ की जो हवेलियां, उन पे जो बाहर चित्र वित्र बनाए हुए हैं, मंडावा में बने हुए, मुकुंदगढ़ में बने हुए, डुनलोद में बने हुए, चूरू में बने हुए, फतेहपुर में बने हुए हैं, इन्हें हम शेखावाटी मुराल पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं, एंड ऑल्सो नोन एज दी ओपन आर्ट गैलरी। द मुराल पेंटिंग ऑफ शेखावाटी डेकोरेट हवेलीज, टेम्पल्स एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। शेखावाटी के भित्ति चित्र हवेलियों, मंदिरों और सार्वजनिक महलों, भवनों को अलंकृत करते हैं। दे डेपिक्ट रिलीजियस स्टोरीज, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड डेली लाइफ, मेकिंग द रीजन एन ओपन आर्ट गैलरी ऑफ राजस्थान। इनके चित्रों में धार्मिक कथाएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं और दैनिक जीवन का चित्रण किया हुआ है, जिससे यह क्षेत्र राजस्थान की खुली कला दीर्घा कहलाता है, यानी कि ओपन आर्ट गैलरी शेखावाटी कहलाता है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी टेम्पल आर्किटेक्चर। राजस्थान के मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है। राजस्थानी टेम्पल्स आर फेमस फॉर ब्यूटीफुली कार्व्ड पिलर्स, डेकोरेटिव सीलिंग्स, स्कल्पचर्ड वॉल्स एंड मैग्निफिसेंट सीकर्स। राजस्थान के मंदिर सुंदर नक्काशीदार खंभों, अलंकृत छतों, मूर्तिकला के से युक्त दीवारों और भव्य शिखरों के लिए जाने जाते हैं। दे रिप्रेजेंट द रिलीजियस डिवोशन एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस ऑफ डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स। वे अपने ऐतिहासिक कालों की धार्मिक आस्था और कलात्मक उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो दिलवाड़ा है, दिलवाड़ा है वो कहाँ है और किन मंदिरों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ मराठा इनकर्शंस इन राजस्थान। राजस्थान में जो मराठा आक्रमण हुए हैं, घुसपैठ हुई है, उनके क्या प्रभाव रहे। क्योंकि देखो, अगर मराठा राजस्थान में नहीं घुसते तो राजस्थान के जो शासक है वो अंग्रेजों की हेल्प नहीं लेते। तो मराठाओं से बचने का अंग्रेजों ने वादा दिया था कि आप तो हमें व्यापार करने दो अपनी रियासत में, मराठों को हम देख लेंगे। और यही चाहते थे भाई, कौन नहीं चाहता कि हम पे आक्रमण नहीं हो। तो इन्होंने मुगलों से अंग्रेजों से संधि करी, इस तरीके से इनका डोमिनेंस यहाँ पे बढ़ा। द मराठा इनकर्शंस वीकन द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ राजस्थान। मराठा आक्रमणों ने राजस्थान की राजनीतिक स्थिरता को कमजोर कर दिया। हैवी टैक्सेशन, फ्रीक्वेंट वॉर्स एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन अफेक्टेड द राजपूत स्टेट्स, मेकिंग देम मोर वल्नरेबल टू ब्रिटिश एक्सपेंशन। भारी कराधान, निरंतर युद्ध और आर्थिक गिरावट के चलते राजपूत राज्य कमजोर हुए और अंग्रेजों के विस्तार के प्रति अधिक संवेदनशील बन गए। ये इसका प्रभाव पड़ा। अब बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन राजस्थान। राजस्थान में ब्रिटिशों द्वारा किए गए प्रशासनिक और न्यायिक परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम इन राजस्थान। ब्रिटिश शासन ने राजस्थान में आधुनिक प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था लागू की। न्यू कोर्ट्स, लीगल प्रोसीजर्स, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस रिफॉर्म improved governance but also increased British control over the princely state.
यानी कि नए न्यायालय, कानूनी प्रक्रियाएं, राजस्व प्रशासन, पुलिस सुधारों ने राज्य शासन व्यवस्था को संगठित तो किया, किंतु जो रियासतें थी उन पर ब्रिटिश नियंत्रण भी बढ़ा दिया। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दी सोशल रिफॉर्म अंडर ब्रिटिश रूल इन राजस्थान। राजस्थान में ब्रिटिश शासन के अधीन सामाजिक सुधारों पर संक्षिप्त टिप्पणी बताओ। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस सोशल रिफॉर्म बाई डिस्करेजिंग प्रैक्टिसेस सच एज फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड सती। ब्रिटिशों ने कन्या हत्या और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए सामाजिक सुधार किए। These measures aimed to improve the status of women and promote humanitarian values in society. इन उपायों का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार करना था और समाज में मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इन राजस्थान। राजस्थान में ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त के आर्थिक प्रभाव क्या रहे। द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन पीजेंट्स। ब्रिटिश भू राजस्व बंदोबस्त ने किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया था। हाई टैक्स, रिजिड कलेक्शन मेथड्स एंड एक्सप्लॉयटेशन रिड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी एंड कॉज्ड वाइडर स्प्रेड रूरल डिस्ट्रेस। ऊंचे कर यानी कि कर ज्यादा लगना, कठोर वसूली व्यवस्था और उसको वसूल करने की व्यवस्था तो और भी कठोर थी, एंड शोषण के कारण जो कृषि समृद्धि है उसमें कमी आई और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक आर्थिक गतिविधियां उत्पन्न हुई, ये इसका प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट एक्सप्लेन द ब्रिटिश मोनोपोली ओवर द साल्ट एंड अफीम ट्रेड। अफीम और नमक और अफीम व्यापार पर ब्रिटिश एकाधिकार की व्याख्या कीजिए। द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड मोनोपोली ओवर द साल्ट एंड अफीम ट्रेड टू इंक्रीज रेवेन्यू। ब्रिटिशों ने क्या किया, राजस्व बढ़ाने के चक्कर में नमक और अफीम के व्यापार का एकाधिकार स्थापित कर दिया। This policy restricted local trade, reduced the income of indigenous traders and strengthened British economic control। इस नीति से हुआ ये कि जो स्थानीय व्यापार था वो सीमित हुआ, स्वदेशी व्यापारियों की आय घटने लगी और ब्रिटिश आर्थिक नियंत्रण मजबूत होने लग गया। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन राजस्थान। यानी राजस्थान में 1857 की जो विद्रोह था या क्रांति थी उस पर टिप्पणी बताओ। The revolt of 1857 spread as several parts of Rajasthan, including Nasirabad, Neemuch, Kota and Aua। 1857 का जो विद्रोह है वो राजस्थान के नशीराबाद, नीमच, कोटा, आहुआ सहित कई क्षेत्रों में फैल गया था। सोल्जर्स, लोकल रूलर्स एंड कॉमन पीपल पार्टिसिपेटेड इन रेसिस्टिंग ब्रिटिश अथॉरिटी। सैनिकों ने, स्थानीय शासकों ने और सामान्य जनता ने ब्रिटिश सत्ता का विरोध करते हुए इसमें भाग भी लिया। एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्य समाज इन राजस्थान। राजस्थान में आर्य समाज के प्रभाव की व्याख्या करो। आर्य समाज प्रमोटेड एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म, वुमेन्स अपलिफ्टमेंट एंड द रिमूवल ऑफ सोशल इविल्स इन राजस्थान। आर्य समाज ने राजस्थान में शिक्षा, सामाजिक सुधार, महिला उत्थान और सामाजिक को बढ़ावा दिया। इट ऑल्सो इंस्पायर्ड नेशनल कॉन्शियसनेस एंड encouraged पीपल टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। इसने राष्ट्रीय चेतना जागृत की और लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। मेरा क्वेश्चन ये है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। बाकी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान। राजस्थान में जो किसान आंदोलन है उनका संक्षिप्त विवरण बताओ। पीजेंट मूवमेंट इन राजस्थान अपोज्ड एक्सेसिव टैक्सेशन, फोर्स्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय रूलर्स। राजस्थान में किसानों के द्वारा आंदोलन होने के कारण थे कि उन पर कर ज़्यादा लगाया गया, बेगार उनसे ज़्यादा ली गई और शासकों के द्वारा शोषण उनका खूब किया गया। उनके विरोध में उन्होंने आंदोलन किए। These movements demanded economic justice and played an important role in promoting political awareness। इन आंदोलनों ने आर्थिक न्याय की मांग की और राजनीतिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। पहला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन माना जाता है, हालांकि उससे पहले भी हुआ था, लेकिन संगठित आंदोलन वही माना जाता है। सबसे लंबा चलने वाला और अहिंसात्मक तौर पर चलने वाला आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसमें विजय सिंह पति का नाम जुड़ता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दी ट्राइबल मूवमेंट्स इन राजस्थान। राजस्थान के जनजातीय आंदोलनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। The tribal movements were organized against exploitation, unjust taxes and social oppression। जनजातीय आंदोलनों का उद्देश्य वही था, शोषण का होना, अन्यायपूर्ण करों का होना और सामाजिक उत्पीड़न का विरोध करना था। ट्राइबल कम्युनिटीज डिमांडेड देयर ट्रेडिशनल राइट्स एंड contributed significantly to the struggle against colonial rule। जनजातीय समुदायों ने अपने पारंपरिक अधिकारों की मांग की और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनजातीय आंदोलनों के जो गुरु है वो माना जाता है गुरु गोविंद सिंह, साधु श्री गोविंद गिरी यानी गुरु गोविंद सिंह जी को माना जाता है इनका गुरु। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रजामंडल्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ राजस्थान। राजस्थान के स्वतंत्रता संघर्षों में प्रजामंडलों की क्या भूमिका रही।
प्रजामंडल्स ऑर्गेनाइज्ड पीपल अगेंस्ट ऑटोक्रेटिक रूल इन द प्रिंसली स्टेट्स। प्रजामंडलों ने रियासतों के निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता को संगठित करने का प्रयास किया। दे डिमांडेड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सिविल राइट्स एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, स्ट्रेंथनिंग द फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान। उन्होंने उत्तरदायी शासन की, नागरिक अधिकारों की और लोकतांत्रिक सुधारों की मांग की और राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन को सशक्त बनाने की मांग करी। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो। After independence, the princely states of Rajasthan were gradually merged through several stages under the leadership of Sardar Vallabhbhai Patel and VP Menon साहब। स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल और वीपी मेनन के नेतृत्व में राजस्थान की रियासतों का विभिन्न चरणों में विलय किया गया। दिस प्रोसेस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ राजस्थान। और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वर्तमान राजस्थान का राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1 नवंबर दैट वाज 1956। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान का गठन हो चुका था। राजस्थान की जो एकीकरण है शायद 7 चरणों में गुजरा है, मैं थोड़ा सा याद कर पा रहा हूँ तो, लेकिन जो भी है आप जरूर इसको पढ़िएगा जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है। और हाँ, राजस्थान में उस समय 19 रियासतें हुआ करती थी और 3 ठिकाने हुआ करते थे। तो 19 रियासतें 3 ठिकानों के साथ राजस्थान का एकीकरण हुआ था। तो बाकी मैंने इसमें पार्ट बी और पार्ट सी के भी क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व रखे हैं। तो ये आपको ये क्लास कैसी लगी, मेरे ख्याल से आपको कुछ हेल्प हो जाएगी। हालांकि शॉर्ट टाइम पे हम क्लास लेके आए हैं, इसके लिए तो बस मैं आपसे खेद ही प्रकट कर सकता हूँ। बाकी देर आए दुरुस्त आए। आप वेबसाइट पे जाइए और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और इस पीडीएफ को फट डालिए जैसा भी हो। और एग्जाम के बाद इधर आके कमेंट भी करना कि कुछ मदद हुई या नहीं भी हुई, जैसा भी आपका हो। बाकी हमारी कोशिश रहती है कि हम टाइमली आपको क्लासेस दे के आए, लेकिन मल्टीपल क्लासेस होने के बावजूद ऐसा नहीं हो पा रहा। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम।